बड़ी खबर देंगे आपको लाहौर से। गुजरात में ठेकों में किक बैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नायब ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही के खिलाफ ठेकों में किक बैक्स के इल्जाम में रेफरेंस दायर कर दिया है। इस बारे में अरशद अली से तफसीलात जान लेते हैं। अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिए। अरशद से बात कर लेते हैं। अरशद, रेफरेंस में मजीद क्या कहा गया है? से परवेज इलाही और उनके जी बिल्कुल जो है वो नायब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। नायब लाहौर ने अपनी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद 1 अरब से जायद रकम पर मुश्तमिल ये रेफरेंस दायर किया है। इस रेफरेंस में 14 गवाहों जो मुलज़म हैं उनको नामजद किया गया है, जिस पे जो है वो चौधरी परवेज इलाही उनके बेटे मोनस इलाही को बतौर नामजद मरकजी मुलज़म जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ नायब ने इस रेफरेंस में ये कहा है कि परवेज इलाही ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ 100 से जायद तरक्याती स्कीमें जो है वो मंजूर करवाई और उसमें जो है वो किक बैक्स और रिश्वत के पैसे वसूल किए। इसके साथ साथ नायब लाहौर की जानब से रेफरेंस में ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो मोनस इलाही हैं उनके अकाउंट में गैर मुल्की यूरोज जो है वो मुंतकिल किए गए, जो कि करप्शन की मद में उनके अकाउंट में गए। इसके साथ साथ नायब लाहौर की जानब से अदालत से ये इस्तदा की गई है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही तफ्तीश में जो है वो गुनहगार पाए गए हैं और इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अदालत इनको जो है वो सख्त से सख्त सजा सुनाने के अहकामात जारी करे। ताहम इसके साथ साथ इस रेफरेंस के अंदर जो अहम चीज़ है वो मुख्तलिफ सरकारी जो गवाहान हैं वो वादा माफ गवाह भी बने हैं इनके खिलाफ, और इसके साथ साथ साबिक STO जो है वो भी इसमें जो है वो उन्होंने प्री बारगेनिंग कर ली है। इस रेफरेंस में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है और उन तमाम जो वादा माफ गवाह बने हैं उन तमाम अफसरान और मुलाजमीन के नाम भी जो है वो शामिल किए गए हैं और उनके बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ताहम इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो मुबैना तौर पर किक बैक्स और करप्शन जो है वो करते रहे मुख्तलिफ स्कीमों की मद में। तो लिहाजा मोनस इलाही भी जो है वो इसमें करप्शन के अंदर जो है वो इनके अकाउंट इस्तेमाल होते रहे, इनके फैमिली मेम्बरान के अकाउंट इस्तेमाल होते रहे। वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो नैब ने बाकायदा तहकीकात की शक्ल में अब नैब रेफरेंस की सूरत में अदालत में जमा करवा दिया है। जी अरशद हमें तफसीलात बता रहे थे। तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। नायब लाहौर ने परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। परवेज इलाही के खिलाफ 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर किया गया, आप किस तरह देखते हैं इस रेफरेंस को? अगर तो नैब ने दुरुस्त मटीरियल कलेक्ट करके और फिर जो है ना उसके बाद रेफरेंस बनाया है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए बहुत। सिर्फ डिपेंड इस पे करता है किसी भी क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल केस का जो नतीजा होता है वो मटीरियल के दुरुस्त कलेक्ट करने पे डिपेंड करता है। तो अगर तो दुरुस्त मटीरियल कलेक्ट हो गया और उसको प्रोसीड जो है ना वो डे टू डे करके स्पीड में प्रोसीड करके और वो कामयाब हो जाते हैं इसमें, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात उनकी बढ़ जाएंगी। बज़ाहिर ये चूंकि क्रिमिनल केस है तो नायली की आपने बात की तायात नहीं बनती बल्कि रादर 5 साल बनती है इसका, बल्कि रादर 10 साल बनती है। इसमें नैब में अपना इसका अपना अलग से नायली का उसमें वो प्रोविजन है, मगर सजा इसकी 14 साल तक हो सकती है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स की तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। नायब ने परवेज इलाही के खिलाफ 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और मुनस इलाही ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही ने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, किक बैक्स और रिश्वत ली, गुजरात के लिए गैर कानूनी 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई हैं। तजियाकार और कानूनन नाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आपसे भी इस बारे में बात करेंगे। अभी साहब, 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर किया, 116 तरक्याती स्कीमें गैर कानूनी तरीके से मंजूर करवाई हैं। कानूनी तौर पर आप इस रेफरेंस को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या वो जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को आपने पूरे सही तरीके से परफॉर्म किया है कि नहीं किया एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और क्या उस चीज़ों के अंदर आपने जो आपकी प्रोविंस की PSTP होती है
उसके अंदर आपने चीज़ों को ऐड ऑन किया है कि एक रूटीन का बजट आया, और अगर उसके बाद भी आपने किया है तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपने पूरी की हैं या नहीं की हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जितने भी नैब के केसेस हैं उनकी कनेक्शंस किसी न किसी तरह जो है वो आपकी क्राइम प्रोसीड्स के अंदर आती है, और क्राइम प्रोसीड्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट नैब की होती है, और अगर वो चीज़ आ जाती है तो फिर ओनस जो है वो आपका शिफ्ट कर जाता है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाली साइड पे, कि आपका जो सारा सिस्टम है जो सेक्शन 9 और 14 है नैब ऑर्डिनेंस 99 का, उसके अंदर फिर ओनस जो है वो एक्यूज पे चला जाता है। तीसरी इस चीज के अंदर आती है कि आपका इन्वेस्टिगेशन उस लेवल के अंदर आए कि जब आप प्रोसिक्यूशन के अंदर जाएं तो फिर आपको वो जो कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस है वो ना सुननी पड़े, और आप एक ऐसे प्रोसेस के अंदर जाएं कि वो आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो सक्सेसफुल आए। अगर अब इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो नैब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो नैब केस तो बना लेता है, उस चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी कर लेता है, फाइल भी कर लेता है, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन वाली स्टेज आती है तो उसके अंदर फिर नैब जो है वो उस तरह उस चीजों को डिफेंड नहीं कर सकता जिस तरह एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चीजें जो है वो आनी चाहिए। और यही नैब की हिस्ट्री जो है पिछले 22-23 साल से इस मुल्क के अंदर चल रही है कि इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, चार्ज भी करवाते हैं, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज के बाद प्रोसिक्यूशन के अंदर जाके विटनेसेस पे बात आती है तो वो चीजें जो एक एज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वो नहीं होती। तो ये इस केस के भी अंदर ये है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ठीक कर ली और आपने चालान सबमिट कर दिया है तो फिर आपकी प्रोसिक्यूशन उस लेवल के अंदर आए कि लोगों को एग्जांपल्स बने, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अगर नैब केस बनाता है और नैब वो सक्सीड नहीं होता तो फिर नैब का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरह निकल जाता है। एक निकल जाता है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, दूसरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर चला जाता है, और फिर हमारी जो अदालतें हैं वो भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन देती हैं। तो नैब को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए कि जो भी केस बनाए प्रॉपर बनाए, ठीक बनाए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ बनाए, और फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर करें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो साल से इनकी प्रोसिक्यूशन चलती रहती है उसको डिस्करेज करें। जब इनके लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि पहले 30 डे 30 दिन के अंदर था तो उसको एट अर्लीस्ट फाइनलाइज करें। अब वो चीजें ये हैं कि एक खास स्टेज के अंदर एक एनवायरनमेंट के अंदर चीजें चलती हैं और फिर उसका पुरसाने हाल ही कोई नहीं होता। जब वो नैब की मैनेजमेंट चेंज होती है तो सारी चीजें जो है वो आपको पता है रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी मुल्क के लिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ का होना बड़ा जरूरी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं और बहुत ज्यादा देर तक इन ओहदों पे बैठे हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। लेकिन वो जो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रिक्ट है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट के ऊपर जाके, और कोई ऐसी चीज ना आए कि जिससे ये लगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और अर्लीस्ट इस प्रोसिक्यूशन को जो है वो चाहे कन्विक्शंस के अंदर आए जो भी उसकी सूरत निकले उसके अंदर नैब को चाहिए कि उस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करे। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनीफ साहब, आप क्या समझते हैं, तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं नैब की जानिब से, रेफरेंस भी दायर कर लिया गया और इस्तदा की गई है कि अदालत सजा दे, मुल्ज़मान तफ्तीश में कसूरवार करार पाए हैं, क्या समझते हैं मुनीफ साहब आप? के तौर पर देखूं तो नैब की तरफ से लगाए गए इल्जाम जो खासतौर पर एक उनमें से ऐसी शख्सियत है मोनस इलाही साहब वो तो यहाँ पर है नहीं। परवेज इलाही साहब के हवाले से ये तमाम तर इल्जाम लगाए गए हैं। नैब के मुताबिक कुछ लोगों ने प्ली बारगेन भी कर लिया है। ऐसी सूरत हाल में जो लोग प्ली बारगेन करते हैं या भूगोल बनते हैं उनकी गवाही अपनी जगह, लेकिन उसको अदालत कितनी अहमियत देती है ये सबसे बुनियादी बात है। दूसरी बात ये कि क्या इस क्राइम को साबित नैब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर तो कर सकती है तो फिर तो मामला मुश्किल होंगे तो परवेज इलाही साहब के लिए और उनके साहबजादे के लिए। लेकिन अगर वतीरा वही है जो कि माजी में अपनाया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि अदालत में या रेफरेंस दायर कर दिया जाता है, तसाब अदालतों में जाता है, और फिर एट अ सर्टेन स्टेज जब वो मामला ट्रायल कोर्ट के फैसले के बावजूद जब वो हाई कोर्ट में जाता है तो अदालत के सामने नैब ये बात कंसीड करता हुआ नजर आता है कि हमारे पास कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है। तो अगर तो तारीखी तौर पर देखा जाए तो मैं कोई इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ नैब के इन तमाम तर क्लेम से, लेकिन बादियों नजर में जो उन्होंने कहा है वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो बहुत बड़ा करप्शन चार्ज है। लेकिन अगर तो नैब इसे साबित करने में कामयाब हो जाता है तो फिर तो यकीनी तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट इसका आएगा चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत के ऊपर। ऑलरेडी वो ज़ेरे ताब है। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है और महज मफरूजों की बुनियाद पर यह सब कुछ किया गया है
तो फिर इसका अंजाम भी वही होगा जो हमारे मुल्क में दीगर केसेस का हुआ है, जो कि नैब ठीक। ओरिजिनेट किए। मुनीर साहब, आपने कहा इम्पैक्ट आएगा, ये क्या इम्पैक्ट होगा इसके भी मैं आपसे जवाब लूंगा। राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून। राजा खालिद साहब, आप इस रेफरेंस को किस तरह देखते हैं? अदालत से सज़ा की इस्तदा की गई है, कानूनी तौर पर अगर ये साबित हो जाता है तो फिर क्या सज़ा होगी और सज़ा से कितनी दूर हैं चौधरी परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही? देखिए, बात ये है कि अभी तो रेफरेंस दायर हुआ है, ये इब्तदाई स्टेज है। इसके बाद ज़ाहिर कोर्ट में इनका बाज़ाब्ता ट्रायल होना है, और अगर एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, कोजेंट है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, तो ये सज़ा के मुस्तहिक होंगे। और इन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किक बैक्स लिए, 116 तरक्याती स्कीमें अपने गुजरात के लिए मंजूर करवाई। फोकस यही होता है कि जी एक तो इससे किक बैक्स मिलेंगे और पर्सनल गेन्स होंगे, फायदे उठाते हैं लोग अपने इक़्तिदार से। और दूसरा ये है कि अपना जो हल्का है या अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें मजबूत करने के लिए सारा पैसा सिर्फ जिला गुजरात के लिए इतनी बड़ी तादाद में स्कीमों का मंजूर होना, हम नहीं कहते कि गुजरात के लोगों को उनका हक ना दिया जाए, लेकिन ज़रा पूरे पंजाब के, प्रोविंस ऑफ पंजाब के जो 60% पाकिस्तान की आबादी पे मुश्तमिल सूबा है, उसके वजीर आला थे। तो ये बाकी जिलों के साथ, बाकी इलाकों के साथ और बाकी एरिया के साथ ठीक है। अभी आप राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुनीफ थे, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। आप तमाम तीनों का बहुत शुक्रिया है।